जिन लोगों को अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा है वही लोग अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। नमस्कार दोस्तों, पीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सर प्रवीण सिंह सिसोदिया और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय कृषि। आज हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि के बारे में। भारतीय कृषि से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, भारतीय कृषि के अंदर क्या क्या सुधार किए गए हैं, भारतीय कृषि किस प्रकार से उनकी समस्या के झेल रही है, समस्या का सामना कर रही है और उनके प्रति सरकारों का क्या क्या उपाय रहा है, यानी स्थानीय सरकारों का क्या उपाय रहा है और केंद्र सरकार का क्या उपाय रहा है, सरकार क्या प्रयास कर रही है इनको सुधारने के लिए। तो हम इन चीज़ में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ संस्थागत सुधार, यानी कि कृषि को लेके संस्थागत सुधार क्या क्या किए गए हैं, तकनीकी सुधार क्या क्या हो रहे हैं, तो इन चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन सबको शुरुआत करने से पहले देर रात हुए विमान हादसे के अंदर 18 लोगों की मृत्यु हो गई, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए हमें और उनके प्रति दुख भी हमारा व्यक्त करना चाहिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं भारतीय कृषि। भारतीय कृषि टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, भारतीय कृषि पढ़ना क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि यूपीएससी के अंदर 2-3 जगहों पे ये पूछी जाती हैं, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी हो जाता है और हमें बहुत सारी चीज़ें भी सिखा देती हैं। इसके अंदर जो रिफॉर्म होते हैं स्थानीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए, इन प्रयासों के बारे में लगातार हम पढ़ेंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कृषि संबंधित पॉलिसी के साथ जुड़ी हुई है, सरकारी पॉलिसी आती रहती है, सरकारी उपाय होते रहते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारतीय कृषि क्यों पढ़ते हैं, हमारे लिए कहाँ पे काम आएगी? तो यूपीएससी का जो जनरल स्टडीज़ पेपर है, जनरल स्टडीज़ पेपर 3, उसके अंदर भी इकोनॉमिक के अंदर ये टॉपिक है, यानी इकोनॉमिक के अंदर कृषि के बारे में पढ़ना होता है, कृषि पैटर्न का क्या होता है उसमें सब पढ़ेंगे। तो भारतीय कृषि के अंदर भी ये टॉपिक है। दूसरा, ये कहाँ पे हमारे काम आएगा? प्रीलिम्स टेस्ट के अंदर, यानी प्रीलिम टेस्ट के अंदर भी भारतीय इकोनॉमी, जो इकोनॉमी वाला टॉपिक है उसमें से, यानी अर्थशास्त्र के अंदर से हमें पढ़ना पड़ता है और उसमें से लगातार 5 से 6 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो ये सारी ओवरऑल चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा और कहाँ पे काम आता है ये? तो ये ज्योग्राफी के अंदर भी हमें ये पढ़ना पड़ेगा। भारतीय कृषि होती है, भारतीय कृषि का एक टॉपिक है, तो भारतीय कृषि इसमें पढ़ना पड़ेगा। भारतीय कृषि जो है इसमें ज्योग्राफी के अंदर आर्थिक भूगोल, के अंदर इसको पढ़ना पड़ता है। तो एक टॉपिक है जो हम कवर करेंगे और 3 जगह पे काम आएगी ये, तो अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। इसके अंदर कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई है इसको भी हम साथ साथ में देखेंगे। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या? ओवरऑल इसका पूरा इतिहास पढ़ेंगे, क्या इतिहास रहा है, यानी कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक का जो किस तरह से इतिहास रहा है, भारत की जनसंख्या किस प्रकार से इस पर निर्भर है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ में हम पढ़ेंगे कि भाई कृषि के भारत के अंदर जो कृषि के प्रकार हैं, वो कृषि के प्रकार कितने हैं, कृषि के प्रकार हो गया। ठीक है दोस्तों। फिर कृषि की जो पद्धतियाँ रही हैं, यानी क्या क्या पद्धतियाँ रही है कृषि के अंदर, जो पद्धतियाँ रही इन पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि भारतीय कृषि है, कृषि के लिए जो उत्पादन क्षेत्र है, कृषि उत्पादन क्षेत्र, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। फिर इससे रिलेटेड है सिंचाई के बारे में भी पढ़ेंगे। सिंचाई के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या, यानी सिंचाई के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, सरकारी उपाय, पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर इसके अंदर संस्थागत क्या क्या उपाय किए गए, ये भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, सिंचाई के अंदर।
और सिंचाई को इजी बनाने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, सारी की सारी आ रही कि भाई सिंचाई की समस्या है, इस समस्या से निपटने के लिए यानी समस्या के समाधान के लिए जो सरकार लगातार कदम उठा रही है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। फिर भारतीय कृषि की जो निर्भरता है इसके बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय कृषि की निर्भरता उद्योगों के अंदर, फिर जीडीपी में क्या योगदान है, यानी कृषि का जीडीपी में क्या योगदान है, ये भी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे साथ साथ में। मैं थोड़ा अच्छे से इसको लिख लेता हूँ। यानी कि जीडीपी के अंदर इसका क्या योगदान है, जीडीपी के अंदर हो गया, ये चीज़ें हम इसमें साथ साथ कवर करते जाएंगे। अब इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे कि भाई इसमें भारतीय कृषि के लिए जो तकनीकी प्रयास क्या किए गए या फिर तकनीकी सुधार हुए, तकनीकी सुधार क्या क्या हुए, फिर संस्थागत सुधार, संस्थागत सुधार क्या क्या हुए, ये सारी की चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप ज्योग्राफी या इकोनॉमी को कवर करना चाहते हो तो आप प्लीज़ पेन एंड नोटबुक लेके बैठना साथ में, ताकि क्या है कि सारे के सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहना, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो और बार बार इसको पढ़ के रिवीजन कर सकते हो और इसको पढ़ के समझ आ जाए। कहते भी है कि भाई मल्टीपल रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम, यानी यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़रूरी है मल्टीपल रिवीजन। तो आपको एक ही सब्जेक्ट का मल्टीपल रिवीजन करना है ताकि आपको कोई भी चीज़ें लंबे समय तक याद रह सके। तो आपको मल्टीपल रिवीजन करके इन चीज़ों को याद रखनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई कृषि का इतिहास क्या रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हम देखें तो भारत के लोग कृषि के ऊपर ही निर्भर है। उनकी आर्थिक प्रवृत्ति है वो पूरी की पूरी कृषि पर आधारित है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी देखें तो कृषि है, कृषि पर ही है। श्रम शक्ति का अगर लगभग भारत की श्रम शक्ति है इनकी लगभग अगर बात करें 60 से 65% जनसंख्या कृषि पर और कृषि संबंधित कार्यों में आज भी लगी हुई है। तो हम ये भी चीज़ें देख सकते हैं कि भाई इतनी जनसंख्या हमारे भारत की या लगभग 60 से 65% आज भी भारत की जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। तो आप सोच सकते हो कि हमारी देश की क्या दशा है, यानी पूरी की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर ही टिकी हुई है, भारत के लोग ही कृषि पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि भारतीय सेवा सेक्टर के अंदर और उद्योग में किस प्रकार से अपने मतलब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें या फिर किस प्रकार से सेवा सेक्टर के अंदर भी लगातार अभी आगे बढ़ा है, ये चीज़ें भी देखेंगे। साथ ही साथ भारत के लोग अपने भोजन की आपूर्ति के लिए और जो उद्योगों के लिए उसके बाद यानी उत्पादन करते हैं। कृषि के अंदर जो उत्पादन होता है, उत्पादन करने के बाद एक तो अपना भोजन के लिए काम लेते हैं, उसके बाद जो सरप्लस होता है सरप्लस उसको हम उद्योगों में बेच देते हैं, यानी उद्योगों के लिए भी होता है, यानी उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में वो तैयार करके यानी कच्चा माल उद्योगों को देते हैं। तो ये चीज़ भी इसके लिए काम आती है। फिर राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का लगभग 22% जितना भाग है। राष्ट्रीय उत्पादन की बात कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का लगभग 22% भाग इसमें है। फिर बात करूँ निर्यात में, निर्यात करने वाली जो कृषि फसलें हैं वो और कृषि उत्पादन का लगभग 18% हिस्सा है देश के प्रति। इससे होता क्या है, निर्यात करने से मान लो कि 18% अगर हिस्सा है इसका, तो उसमें जो निर्यात करेंगे, निर्यात करने के बाद जो विदेशी मुद्रा होगी, विदेशी मुद्रा हमारे लिए बहुत ही रिलेवेंट है, क्योंकि कोई भी देश के आयात और निर्यात करने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए ही चाहिए। क्योंकि हम पैसों भारतीय रुपये से डॉलर में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि डॉलर से व्यापार नहीं कर सकते। इसलिए हम अमेरिका के साथ अगर डॉलर में व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ से जो निर्यात करेंगे उसके बदले में जो हमें डॉलर मिलेगा उसको हम विदेशी मुद्रा भंडार में रखेंगे। तो उसका संग्रहण करके फिर उसके जो हम निर्यात करेंगे उसके बदले फिर वापस हम आयात करते हैं, आयात करते तब हम उस डॉलर से हम उसको चुकाते हैं। तो यही चीज़ें हैं, भारतीय कृषि से 18% के लगभग निर्यात से हमें विदेशी आय प्राप्त होती हैं। तो ये चीज़ें भी इसमें साथ साथ में कवर होती रहेगी। फिर भारत की बात करूँ तो भारतीय के अंदर बहुत सी ज़मीन ऐसी है जो उपजाऊ है, यानी बहुत ही उपजाऊ है। भारतीय कृषि की जलवायु एक ऐसी है, जलवायु है तो वहाँ पे 12 के 12 महीने तक हम कृषि कर सकते हैं।
तो कहीं पे आर्द्र भूमि है, कहीं पे सूखी है, कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यानी अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। भारत के बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सी यानी 12 मास खेती होती हैं। कोई कृषि ऐसी है जो मतलब बारिश पे निर्भर करती है, मानसून के ऊपर ही निर्भर होती है। तो इस प्रकार के भी हम चीज़ें देखेंगे। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। जलवायु अच्छी होने का एक फ़ायदा होता है कि भाई हम एक साल के अंदर बहुत सी फसलें उगा सकते हैं, यानी एक दो और बहुत सी एक से अधिक भी उगा सकते हैं। उनके साथ हम ये कर सकते हैं, उसमें यानी खाद्यान्न की फसलें उगा सकते हैं, यानी व्यापार के लिए भी उगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम भारतीय कृषि की इस निर्भरता को हम इस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से मानव के लिए भी काम की होती है, किस प्रकार सरकार की यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में सहयोग करती हैं। फिर जीडीपी के अंदर भी भारतीय कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखते हैं कि भारतीय कृषि को किस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना चाहिए। मान लें कि भारतीय कृषि के अंदर बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, जैसे कि किस प्रकार की समस्याएं। तो ये भारतीय कृषि एक तो परंपरागत पद्धति पर है, जो लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या को, जो खाद्यान्न की आपूर्ति है, खाद्यान्नों की आपूर्ति को सुनिश्चित नहीं कर पाती, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो रही है। सप्लाई नहीं होने का वजह एक बढ़ रहा है कि भाई महंगाई बढ़ रही है। इस कारण क्यों बढ़ रही है महंगाई? क्योंकि जो कृषि पर निर्भरता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लोग कृषि कार्यों में कमी यानी कृषि कार्य से दूर होकर शहरों में जाकर जॉब करना या फिर अपना बिजनेस करना शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कृषि के ऊपर जो खेती करने वाले किसानों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, और जिस प्रकार से आपूर्ति होनी चाहिए, आपूर्ति डिमांड के हिसाब से नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ें भी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट रखती हैं। तो भारत सरकार इस पर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इस पर अभी भी वैज्ञानिक पद्धति से हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर लघु किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यानी संख्या अधिक होने के कारण क्या होता है भाई, क्योंकि बड़ा उत्पादन करने के लिए बड़े बड़े खेतों की आवश्यकता पड़ती है, यानी बड़े जमींदारों की आवश्यकता पड़ती है। बड़े जो किसान हैं वहीं बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं, गेहूँ, चावल या फिर अन्य तमाम फसलों का उत्पादन वही कर सकते हैं बड़े बड़े खेतों में। लघु किसान बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन करता है, और उत्पादन हो भी जाता है तो वो अपने भोजन आदि के लिए ही वो उपयोग कर पाता है, सरप्लस नहीं हो पाता, इसलिए वो उद्योगों आदि में या फिर बाज़ार के अंदर वो नहीं बेच पाता और नहीं क्रय विक्रय कर पाता है। तो इस प्रकार से हम बहुत सी समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं भारतीय कृषि के अंदर। अब दूसरी बात ये देखते हैं कि भाई भारतीय कृषि को ज़रूरत क्या है कि भाई बुनियादी सुविधा होनी चाहिए, जो बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाती है। सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं, जो रासायनिक खादों का उपयोग होना चाहिए रासायनिक खादों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। जो कीटनाशक दवाएं जिस प्रकार से अन्य देशों में हो रही है, वो हमारे भारत के अंदर ऐसी कीटनाशक दवाओं का उपयोग जिस कदर से होना चाहिए उस कदर से नहीं हो रहा है। फिर नए उन्नत बीजों का उपयोग होना चाहिए था जिससे उत्पादन बढ़े, तो वो चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं हो रही है। तो इसे किसानों के लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो ये चीज़ें भी नहीं हो रही है। बड़े परिवार है, यानी कि जनसंख्या अधिक हो रही है, परिवार बड़े बड़े हैं, तो वो जो उत्पादन करते हैं वो पूरा का पूरा क्या हमने परिवार के खाने में ही चला जाता है, यानी भोजन इत्यादि के लिए ही वो पूरा का पूरा जो उत्पादन होता है खेतों के अंदर, वो सारी चीज़ें हमारे तो सरप्लस उत्पादन नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात हमारे साथ पे यहाँ पे क्या है कि भाई हमारे यहाँ पे किसान जो है अशिक्षित है, न वैज्ञानिक पद्धति से कर पाते हैं। उनको प्रशिक्षण देना चाहिए था, वो भी नहीं चीज़ कर पाते प्रशिक्षण देना चाहिए, वो चीज़ हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। फिर यहाँ पे जो मशीनरी होनी चाहिए, जो यानी बड़े बड़े खेतों के अंदर यानी कृषि कार्य के अंदर जो मशीनरी हुआ करती है, यंत्रों का उपयोग अन्य देश कर रहे हैं, वैसा हम भारत देश में नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। इन चीज़ों को सबको दूर करना चाहिए और हमारे यहाँ पे एक वैज्ञानिक पद्धति से और अच्छे खाद बीज के हिसाब से कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। अब लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि जैविक खेती करना, जैविक खेती के ऊपर ध्यान ज़्यादा दे रही है। तो वो बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन प्रयास को अभी धरातल पे उतारना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे होता है सरकार तो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बना के छोड़ देती है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर किस हद तक वो कार्यरत है या नहीं है उसको देखने वाला और ज़्यादा इतने अच्छे से नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है। ये चीज़ें वहीं पे बीच में अटक के रह जाती है और किसान को वो जो सुविधा मिलनी चाहिए वो बीच में अटक जाती है और सुविधा मिल नहीं पाती है। तो आइए शुरू करते हैं, हम आखिर सारी की सारी चीज़ों को इनटू डिटेल में समझते हैं। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि कृषि भारत के अंदर कितने प्रकार में होती है, यानी कृषि के प्रकार क्या क्या हैं। दोस्तों मैं अच्छे से बता देता हूँ कि भाई हम एक डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे कोई भी एग्ज़ाम
मिस ना हो इसमें। अगर मान लो भारतीय कृषि से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, फिर वो किसी में भी आए या फिर स्टेट पीसीएस का ही क्यों ना हो, उसमें आए तो हमें छूटना नहीं चाहिए। तो इसको इनको डिटेल से समझना है। वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखो, समझो और उसको नोट डाउन करो ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा ना होए। तो ये शुरुआत करते हैं भाई, कृषि कितने प्रकार की होती है। एक नंबर है जीवन निर्वाह के लिए। जीवन निर्वाह के लिए सारी की सारी मैं चीज़ें लिख लेता हूँ, उसके बाद में हम इसको डिटेल में समझेंगे। जीवन निर्वाह के लिए सूखी कृषि, आर्द्र कृषि, झूम कृषि, फिर मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ बागवानी कृषि, और फिर आता है सघन कृषि। तो दोस्तों 6 प्रकार की कृषि हमारे भारत के अंदर होती हैं, सघन कृषि। अब इसको देखते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए किस प्रकार से, यानी जीवन निर्वाह कृषि किसको कहते हैं हम। भारत की मैं बात करूं, सबसे बात जीवन निर्वाह के लिए यानी कि ऐसी कृषि करना जो यानी जिसके उत्पादन होने के बाद यानी अपने जीवन खाने पीने के लिए भी यानी भोजन के लिए भी और सरप्लस हो बाज़ार में बेच सके, उसके लिए ये भारतीय यानी जीवन निर्वाह की कृषि काम आती है। ये किस प्रकार से काम करती है तो मैं इसको इंटू डिटेल समझाता हूँ कि जीवन निर्वाह कैसे किस प्रकार से हमारी ये निर्भरता को पूरी करती है। यानी कि हम जितने भी बड़े परिवार है भारत के अंदर, संयुक्त परिवार की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात कि न्यूक्लियर परिवार हो रहे लेकिन इतनी मात्रा में नहीं हो रहे, फिर भी एक कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप में सामाजिक रूप से किसी न प्रकार से वो समाज से जुड़े हुए हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं। तो जीवन निर्वाह के लिए यानी कि जितने खेत होते हैं, मान लो कि ये खेत है, उसमें जितना उत्पादन हुआ उसमें से सबसे पहले ये किसान क्या करेंगे भाई, इसमें से भोजन के लिए तो रखेंगे, भई अपने खाने के लिए रखेंगे, तो फिर ये चीज़ें हो गई। फिर दूसरा जो सरप्लस होता है, सरप्लस को मार्केट में बेचेंगे, मार्केट में बेच के जो आर्थिक मतलब सहायता यानी कि जो इनकम वहाँ से प्राप्त करते हैं बाज़ार से, उस बाज़ार का अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए यानी अन्य सुविधाओं की पूर्ण करने के लिए, पूर्ति के लिए जो करते हैं, ये पूरी की पूरी जीवन निर्वाह के अंदर ही आती है। और भी इसको इंटू डिटेल में समझने के लिए मैं उदाहरण देके ये समझाया हूँ। इसको अच्छे से समझने के लिए यानी भरण पोषण में ही उपयोग हो जाता है। यानी भारतीय कृषि की ऐसी तकनीकी विकसित नहीं होने के कारण छोटे छोटे खेत हैं, छोटे छोटे खेत में उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम होने के कारण क्या, जो किसान उत्पादन करता है वो ओनली और ओनली अपने खाने पीने के लिए ही होता है। सरप्लस उत्पादन इतना अच्छे से हो नहीं पाता है जितना अच्छे से होना चाहिए। और मैं देखूँ सरकारी योजना बहुत सारी होने के बाद भी इस भारतीय किसानों की इतनी स्थिति दयनीय है कि इसके बारे में हम विचार करना चाहिए। आज की स्थिति आज भी दयनीय बहुत सारी है। छोटे आकार के खेत होने के कारण महंगे बीज है, खाद है, जंतुओं का उपयोग करना महंगा हो गया है। खेतों में होने वाले अनाज उत्पादन मात्र पारिवारिक उपयोग जितना ही होता है, जो परिवार के भरण पोषण में ही उपयोग हो जाता है, उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। जिसमें भारतीय कृषि आज भी अधिकांश क्षेत्रों में जीवन निर्वाह की प्रवृत्ति ही मानी जाती है। यानी ऐसी कृषि जहाँ पे जीवन निर्वाह के नहीं यानी उत्पादन इतना ही होता है कि वो बाज़ार में बेच ही नहीं पाता, और इतना ही उत्पादन होता है कि वो अपने घर परिवार को पालने के लिए ही ये सारा का सारा उत्पादन यहीं पर कर लेता है। अब देखते हैं सूखी कृषि। सूखी कृषि किसको कहते हैं कि भाई वर्षा की कमी, मान लो कि वर्षा कम हो रही हो। दूसरा, सिंचाई सुविधा उपलब्ध ना हो रही हो, तब ये कहते हैं कि हमें इसको सूखी कृषि कहती है। सिंचाई की सुविधा भी बहुत अधिक नहीं हो, मतलब थोड़ी बहुत हो और वो ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रही हो, तो ये सिंचाई सूखी कृषि में ही आता है। क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा उत्पादन ही नहीं हो रहा, पानी नहीं है, पानी नहीं तो सिंचाई नहीं हो पाएगी, सिंचाई नहीं है तो फिर हो। दूसरी बात बारिश कम होती है। ऐसे तो राजस्थान का क्षेत्र हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा का जो दक्षिणी क्षेत्र हो गया, ये सारी की सारी क्या है, यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन होता है। तो ये चीज़ें भी सूखी कृषि के अंदर आता है। यानी कि नमी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें
सूखी कृषि के अंदर कौन सा उत्पादन कर सकता है, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, मक्का, बाजरा ये हो गया, ज्वार हो गया। फिर ये जो भी बारिश के अंदर बोने वाली फसलें हैं वो सारी चीज़ें, पानी की कमी होने के कारण ये फसलों की कृषि होती हैं। फिर दूसरी आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि कहाँ पर होगी भाई? आर्द्र कृषि वहाँ पे होगी जहाँ पे वर्षा अधिक होगी, वर्षा का अधिक होना। फिर दूसरी बात, सिंचाई सुविधा अच्छी होगी। सिंचाई सुविधा होगी तो फिर यहाँ पे भाई नमी कम होगी, नमी में कम मात्रा होगी। सिंचाई कम होगी, नमी कम होगी, नमी कम होगी तो यहाँ पे जो फसल है वो बो रहे हैं वो बोना अच्छे से पकेगी, उसका उत्पादन भी, प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन थोड़ा अच्छा होगा। ये चीज़ें होगी तो सरप्लस होगा, ये चीज़ें भी इसमें होती हैं। यानी कि जो राजस्थान को छोड़ दे, हरियाणा का जो उत्तरी क्षेत्र है, फिर पंजाब हो गया, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उन क्षेत्रों को, और तमिलनाडु जैसे बहुत से एरियाज़ हैं, यानी बहुत से स्टेट है, वहाँ पे आर्द्र कृषि होती है, यानी तटीय क्षेत्रों में भी आर्द्र कृषि होती है। तो ये क्या होती है, क्योंकि वहाँ पे बारिश भी अधिक होती है, सिंचाई और नमी भी बहुत कम है, इन चीज़ों के कारण भी वो ये होती है। अभी हमें कौन सी फसल बो सकते हैं, तो इसमें गेहूँ आएंगे, चावल, गन्ना, कपास, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। अब झूम कृषि की बात करें, झूम कृषि के अंदर होता है क्या है कि भाई एक स्थान पे, मान लो कि एक स्थान पे 1 या 2 साल, मान लो कि ये स्थान है, यहाँ पे कोई किसान आए, इस यहाँ के पेड़ पौधे वनों को काटा, वनों को काटने के बाद यहाँ पे 1 साल या 2 साल से, यानी 2-3 साल के लिए यहाँ पे कृषि करते हैं। यहाँ की फिर उपजाऊपन ख़त्म हो जाती है, यानी कृषि की उर्वरता जो कम होती जाती है, फिर लगातार कम होती जाती है। फिर उर्वरता जैसे ही कम होती है, उपजाऊपन कम हुआ, तो इन कृषि को छोड़ के कई अन्य स्थान पर चले जाते हैं। फिर वहाँ की वनों को काटना, खेतों के पेड़ पौधे को काट के, वनों को काट कर फिर से यहाँ पे झूम, यानी घूमना फिरना और यहाँ पे चारागाह करना, ये सारी की सारी चीज़ें होती है, वो झूम कृषि के अंदर आती है। फिर एक स्थान से छोड़ना, फिर यहाँ पे 2-3 साल के लिए खेती करना और फिर यहाँ से चले जाना, यही झूम खेती है। यहाँ पे दोनों प्रकार की खेती हो, सूखी और आर्द्र कृषि दोनों होती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मायने होती हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे बागवानी कृषि के अंदर। बागवानी कृषि दोस्तों ऐसी सत्र पे होती है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा अधिक बेहतर हो, फिर पानी हो, और वहाँ पे बहुत ही सघनता के साथ कृषि की जाती है। इसकी बात करूँ तो थोड़े दूसरी बात ये भी, बागवानी कृषि के लिए सबसे पहले तो पानी की ज़रूरत थोड़ी है, जल की उपलब्धता अधिक होनी चाहिए, सिंचाई सुविधा अच्छी होनी चाहिए। सिंचाई सुविधा अच्छी होगी, यानी विशिष्ट प्रकार की भी होती है, ये विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसके अंदर उत्पादन बहुत होती है, यानी बाग लगाकर, बगीचा लगाकर खेती करना, इसी को हम बागवानी खेती कहते हैं। बागवानी खेती के अंदर कौन सी फसलें बोई जाती हैं, या फिर कौन से उत्पादन करते हैं, किसका का, तो हम अंगूर, आम की खेती होती हैं, फिर सेब, नींबू, ऐसे तमाम बहुत सी है ऐसे, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। इस प्रकार की खेती होती है, उसको हम बागवानी खेती कहते हैं। अब आते हैं सघन खेती। सघन खेती के अंदर क्या होता है, सघन खेती को देखते हैं अभी। सघन कृषि, सघन कृषि ऐसी होती है कि भाई अभी वर्तमान की अगर बात करें तो रासायनिक खादों का उपयोग करके, उन्नत बीजों के माध्यम से, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके, कृषि यंत्रों का उपयोग करके जो खेती की जाती है उसको सघन कृषि की जाती है। यानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस सब का अधिक मात्रा में उपयोग करना होता है, और अधिक मात्रा में उपयोग करने के बाद जो कृषि करते हैं उसको हम सघन कृषि कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी की सारी जो एग्रीकल्चर के पार्ट हैं ये सारे समझ में अच्छे से आ गए होंगे। इसको बेहतर तरीके से नोट्स बना देना, और इसको आपको समझने में बहुत ही ईजी होगी।
अब हम इसको कृषि की प्रवृत्तियाँ पढ़ते हैं कि भाई कौन सी पद्धतियाँ हैं। इन कृषि की पद्धतियों के बारे में भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। कृषि की पद्धतियाँ, 3 प्रकार की पद्धतियाँ हमारे भारत के अंदर। कौन सी होगी, आप थोड़ा गैस कर सकते हो तो बताओ कमेंट करके मुझे कि भाई कृषि की कौन सी पद्धतियाँ हैं। कृषि की 3 पद्धतियाँ भारत के अंदर, एक सजीव कृषि, टिकाऊ कृषि और मिश्र कृषि। यानी कृषि की पद्धतियाँ, एक सजीव कृषि, एक टिकाऊ कृषि और तीसरी है मिश्र कृषि, मिश्रित कृषि या मिश्र कृषि, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, मिश्र या मिश्रित दोनों लिख सकते हैं। तो भारत के अंदर 3 तरह की पद्धतियाँ हैं। सजीव कृषि, सजीव कृषि के अंदर ऐसा आता है कि दोस्तों रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता है इसके अंदर। सजीव कृषि हम उसको कहते हैं कि ऐसी कृषि खेती करना, खेती के अंदर ना तो रासायनिक बीजों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग होता है, ना उन्नत बीजों का प्रयोग होता है, ना ही कीटनाशक दवाइयों का उपयोग होता है, यूरिया डीएपी जैसे खादों का भी उपयोग नहीं होता है। एक देसी तरीके से, हम अपनी भाषा में कहें तो एक देसी तरीके से खेती करना, यानी कि परंपरागत पद्धति से जो खेती की जाती है उसको ही सजीव कृषि कहते हैं। परंपरागत पद्धति के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर उपयोग होता है रासायनिक खादों की जगह पर ऐसा कंपोस्ट को यूज़ करना। मान लो कि कंपोस्ट को यूज़ करना, नीम के पत्तों को, नीम के तेल को यूज़ करना, फिर गौमूत्र को यूज़ करना, यानी कि बीज के अंदर गौमूत्र को मिला के फिर रख देना ऐसे से, फिर गोबर का खाद इसमें खेतों में डालना। इस पद्धति से जो खेती की जाती है उसी को हम सजीव कृषि कहते हैं। सजीव कृषि के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें लिखनी है। रासायनिक खादों का उपयोग नहीं होगा। रासायनिक खादों के अंदर डीएपी, यूरिया वो सब आ जाता है। फिर कीटनाशक, दवाओं का उपयोग नहीं होगा। उन्नत बीजों का प्रयोग भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों के माध्यम से नहीं खेती करना है ही। अब इसकी जगह पे क्या क्या उपयोग करना पड़ेगा हमें, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे परंपरागत पद्धति के हिसाब से हम यूज़ करते आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा या फिर जो पूर्व पीढ़ियों से चली आ रही है उसके हिसाब से करना है। यानी गोबर का खाद डालकर, गोबर का खाद यूज़ करना, कंपोस्ट को यूज़ करना, कंपोस्ट, नीम का तेल, नीम पत्ते यूज़ करना, नीम के पत्ते यूज़ करना, फिर गौमूत्र का उपयोग करना। इन पद्धतियों के हिसाब से जो सारी की सारी की जाती हैं वो हम कहते हैं। नीम का सॉल होता है, नीम का तेल, नीम के पत्ते, नीम का सॉल, ठीक है दोस्तों। फिर छाछ का उपयोग करना। इन सब का प्रयोग करके जो खेती करते हैं उसको हम सजीव कृषि कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, टिकाऊ खेती किसको कह देंगे। टिकाऊ खेती के अंदर ऐसा होता है कि कृषि के उपजाऊपन को लंबे समय तक बनाए रखना। इसके अंदर होता क्या है कि भाई टिकाऊ यानी कि हमारे ऐसी खेती करना है कि भाई उसका उपजाऊपन बना रहे। तो ऐसे उसके लिए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये करने से भी थोड़ी बहुत ज़्यादा खरपतवार खेतों में ज़्यादा हो जाती हैं। खरपतवार को कम करने के लिए हम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की मात्रा का यानी कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए कीटनाशक, यानी उपजाऊपन को लंबे समय तक बनाए रखना।
यानी कृषि की जो खेतों की उपजाऊपन है उसको लंबे समय तक बनाए रखना ही टिकाऊ कृषि कहते हैं। इसके अंदर लंबे समय तक बनाए कैसे रख सकते हैं, तो रासायनिक खादों का कम प्रयोग करेंगे हम। जो कीटनाशक दवाएं हैं उसका भी दवाओं का भी कम से कम प्रयोग करेंगे। जो खरपतवार के लिए हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जो कृषि की फेरबदल है, फेरबदल को हम थोड़ा ध्यान में रख के पोषण के लिए रासायनिक खादों की आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करना। और कीटनाशक खरपतवार के नियंत्रण के लिए जंतुनाशक के बदले जैविक नियंत्रण, जल संरक्षण आदि बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है इसके अंदर। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं कि भाई मिश्रित कृषि किसको कहते हैं। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो साथ साथ में नोट डाउन करते रहना, ताकि आपको क्या है कि सारी चीज़ें मिलती रहे। अन्यथा आप दोबारा वीडियो को रिवर्स करके यानी दूसरी बार देख के भी नोट डाउन कर सकते हो। और अभी हम आगे बढ़ते हैं कि भाई मिश्रित कृषि किसके कहते हैं। मिश्रित खेती के अंदर क्या क्या होता है, तो हम भारत के अंदर मिश्रित खेती यानी खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मत्स्य पालन भी बोलते हैं, मछली पालन, मुर्गा पालन, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गा पालन, मधुमक्खी पालन, ये सारी की सारी मिश्रित कृषि के अंदर आती है। यानी ऐसी कृषि जिसके अंदर खेती भी हो रही है और साथ में पशुपालन भी होता हो। पशुपालन हो रहा हो, मत्स्य पालन हो रहा हो, या फिर मुर्गा पालन हो सकता है, फिर ये चीज़ें मधुमक्खी पालन की, ये सारी की सारी जो प्रवृत्तियाँ साथ साथ में होती है, इसको हम मिश्रित कर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।